द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। सुनील शुक्ल की नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी करने की घोषणा की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में इसकी चर्चा भी की है और कांग्रेस के विभिन्न नेता इस पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में तमाम बातों का उल्लेख किया है कि किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छात्रवृत्ति देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देकर के उनको जो स्वरोजगार की गतिविधियां उनमें प्रोत्साहित करेंगे और मदरसों की सहायता करेंगे। जो धार्मिक गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनको किस तरह से सहायता पहुंचाएंगे, बहुत विस्तार से बात कही गई है। ये एक कोशिश है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक संदेश देने के लिए कि कांग्रेस उनके प्रति विशेष रूप से सतर्क है। अभी यह बात केवल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कही गई है। भारतीय संसद के चुनाव के मद्देनजर जो कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसको लागू करेगी और इस अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। उनका मानना यह है कि 200 से अधिक संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं। हार जीत के फैसले में उनकी बड़ी भूमिका होती है। मेरे अपने मत से किसी भी राजनीतिक दल को यह लग सकता है कि वह अल्पसंख्यकों की अलग से बात करके एक अपना समर्थक वर्ग या मतदाता वर्ग को तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग की अलग से बात करेंगे तो उस पार्टी को आप मौका देते हैं जो बहुसंख्यक की राजनीति करती है और इस मुद्दे को आधार बना करके बहुसंख्यक के बीच ध्रुवीकरण की एक कोशिश कर सकती है। आप अपनी राजनीति में सभी देश के सभी नागरिकों के कल्याण की बात कीजिए। आप अपने घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के विकास की बात कीजिए और आप ये कह सकते हैं कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से विपन्न लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार और बेहतर तरीके से काम करेगी। उनकी पार्टी का सत्ता में आती है तो अब विभिन्न तरह की योजनाएं लागू करेगी। लेकिन अलग से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बात करना, बहुसंख्यक समुदाय के बीच में जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का आप मौका देते हैं। ये क्यों बंटवारा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का? ठीक है, अल्पसंख्यकों का एक ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके प्रति किसी तरह की अतिवादी दृष्टिकोण नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किस बात के लिए होती है? कि वह बहुसंख्यक की राजनीति करती है, अल्पसंख्यक के प्रति उसका नजरिया बहुत तार्किक नहीं नजर आता। भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री जैसे लोग ये कहते हैं कि उनको 10 सालों तक या कई सालों तक उनको अल्पसंख्यक समुदाय की वोट की आवश्यकता नहीं है। हम इसी बात के लिए उनकी आलोचना करते हैं। इस तरह के अतिवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग जो एक वर्ग को सीधे-सीधे खारिज करें या इस समुदाय के लोगों को अपने दल की ओर से चुनाव में न उतारें, एक उनका एक राजनीति करने का ढंग है। वो उनकी कोशिश भी इसी बात के लिए है कि अगर हम अल्पसंख्यकों के प्रति हमलावर होंगे तो जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके बीच में एक ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। एक उनको अपने तरफ आकर्षित करने का उनको एक मौका मिलेगा। तो इस तरह की बात करके जो एक अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? अल्पसंख्यकों को तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत लगाव नहीं दिखता। वो आज एक-एक कंसोलिडेट हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में कि वो उस दल के साथ या उस दल समूह के साथ एकत्रित हों, जो उनके हक की बात करे, उनको एक नाम भारतीय नागरिक की तरह से उसका ख्याल रखें। अगर तेलंगाना की यह घोषणा ओवैसी साहब की पार्टी को संबोधित करने के लिए अगर की जा रही है, तो भी मुझे लगता है कि उतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हैदराबाद के एक इलाके में एआईएमआईएम का एक असर है, बहुत पहले से असर है। ओवैसी साहब के पिताजी के ज़माने से वो असर है, उनके भाई भी वहाँ प्रभावशाली हैं। आपकी इस घोषणा मात्र से उस इलाके में जहाँ पे उस पार्टी का असर है, वो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएँगे। मुझे लगता है कि ये दूर की कौड़ी है। आप सोच सकते हैं, आप राजनीति करने वाले लोग
इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस बात को ध्यान में रख के आप कह रहे हैं कि एआईएम-आईएम का जो समर्थक है, इस घोषणा से वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची-समझी और तार्किक योजना नहीं प्रतीत होती है। केवल ये केवल है और केवल आपको एक इलाके के या कि एक वर्ग एक ज छात्र एक खास क्षेत्र में के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका दूरगामी असर होगा। आप ये सोचिए कि जैसे कि इंडिया दल समूह के सदस्य डीएमके के नेता ने जो एक भाषण दिया सनातन को लेकर के, उस भाषण से या उस वक्तव्य से डीएमके को फ़ायदा हो सकता है तमिलनाडु में, लेकिन उसकी उसकी प्रतिक्रिया अन्य राज्यों में इंडिया दल समूह के खिलाफ हो सकती है। आपका राजनीतिक लाभ हो सकता है। ये डीएमके के उस बयान का ही का ये असर रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उस पे प्रतिक्रिया दी, उसको लेकर के जो उनका एक सहयोगी दल था तमिलनाडु में एआईएडीएमके, उनसे अलग हो गया। लेकिन वो राज्य विशेष की राजनीति है और आप राज्य विशेष की राजनीति कांग्रेस राज्य विशेष की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी पार्टी है, लगभग लगभग हर राज्य में इसका असर है। उस राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए मिज़ोरम में, वहाँ भी आपकी पार्टी का असर है। वहाँ ने भी कांग्रेस के नेताओं ने रैलियाँ निकाली, रोड शो किए, लोगों से संवाद कायम किए, बड़ा अच्छे व्यापक तरह से उसका प्रचार-प्रसार भी किया। तो आप वह या म कांग्रेस जैसी पार्टी को एक ऐसी नीति या योजना या रणनीति पर बहुत आग्रह नहीं उसका होना चाहिए, जो किसी राज्य विशेष में तो फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तरीका है, वो यही है कि वह बहुसंख्यक की राजनीति करती है और वो अल्पसंख्यकों की बात ही नहीं करती। अल्पसंख्यकों के बारे में शुरू की गई तमाम योजनाएँ उन्होंने बंद कर दिया। उनको इस बात की चिंता भी नहीं है। कई नेता उसके बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति वो हमलावर रहते हैं या उनकी उनकी उनको आलोचना करते हैं। वो उस समुदाय में के कुछ लोगों को पसमानदा की बात करके कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात करते हैं, लेकिन पूरे समुदाय की को लेकर के उनका रवैया अलग है। अगर आप अपने दल में, अपने संगठन में कोई स्थान नहीं देंगे, चुनाव में आप उनका अपना उम्मीदवार नहीं बनाएँगे, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उसको उसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे। एक अलग दृष्टिकोण से अगर आप उनको देखेंगे, तो पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो सबके सामने है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति करके कांग्रेस कोई बहुत ही तार्किक बात कर रही है। इससे अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है बहुसंख्यक समाज में। आप ये हो सकता है कि केवल आप अल्पसंख्यकों की बात अलग से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, आप भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक की तरह से देखिए। समाज का हर वर्ग जो पिछड़ा है, वो चाहे किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी का अनुयायी हो, इससे कोई भेद नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की आप जब राजनीति करते हैं, तो उसका व्यापक असर होता है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की और उन्होंने कहा कि 34% से अधिक लोग हमारे इस राज्य के गरीब हैं। उन्होंने ये बात नहीं कही कि उसमें पिछड़े हैं, अगड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, किसी की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि 34% से अधिक लोग जिनकी संख्या 94 लाख से ज़्यादा है, वो गरीब हैं। उनके पास सामान्य जीवन जीने के लिए भी आर्थिक संसाधन नहीं है और उन्होंने कहा कि सभी जो गरीब लोग हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। उनको रोज़गार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देगी। अन्य कार्यों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देगी। एक आर्थिक योजना उन्होंने प्रस्तुत की और इस संदेश का व्यापक असर हुआ कि आप समाज के सभी जातियों के, सभी वर्गों के गरीबों की आप चिंता कर रहे हैं। कोई उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई जिस तरह से मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उस तरह से समाज में जो प्रतिक्रिया आई थी। क्योंकि अब जब जातीय बात करने लगते हैं, तो उसमें एक वर्ग को के मन में नाराज़गी आ सकती है। लेकिन अब समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग इसको सरकार की तरफ से सभी वर्गों के हित चिंतन के रूप में देखते हैं, जिसकी सरकारों से अपेक्षा की जाती है। तो मेरा अपना मानना है कि तेलंगाना में मुझे नहीं उनकी इतनी 12% संख्या अगर मान लीजिए एक बात कही जा रही है कि तेलंगाना में अल्पसंख्यकों की है, तो केवल 12% या 14% और 15% के आधार पर आप बाकी जो 85% या 88% लोग हैं, उनको नाराज़ थोड़े कर सकते हैं। उनके बारे में आप क्यों संदेश देना चाहते हैं कि इनके बारे में हम अलग तरीके से सोचते हैं और आपके बारे में अलग तरीके से सोचते हैं? आप भारतीय नागरिक की बात कीजिए। आप ये कहिए कि जो भी इस देश का कोई भी, इस राज्य का कोई भी नागरिक
जिसको सरकार से सहयोग, सहायता की आवश्यकता है, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य संगठन हैं, इसी को आधार बनाएँगे। वो बना सकते हैं, उनको उनको आप एक राजनीति करने का मौका देते हैं, कि आप देखिए ये फिर से केवल अल्पसंख्यकों की बात करने लगे। तो ज अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमास और इज़राइल के मुद्दे को लेकर के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। वह भारतीय राजनय, भारतीय पॉलिटी, भारतीय डिप्लोमेसी हमेशा से फ़िलिस्तीनियों के पक्ष पक्ष में रही है। गांधी तक ने फ़िलिस्तीनियों का समर्थन किया था। गांधी तक ने फ़िलिस्तीनियों के हिस्से में से इज़राइल के बसाने का विरोध किया था और हम उनके अनुयायी रहे हैं, हम उनका उनका उनके प्रशंसक रहे हैं। हमारी आज़ादी के बाद से ये सरकार फ़िलिस्तीनियों के हक की बात करती रही है। ऐसे में जब हमास और इज़राइल का विवाद हुआ, तो एक एक म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमास के का जो समर्थन जो लोग कर रहे हैं, उनको अल्पसंख्यकों का समर्थक बना दिया। किस तरह की बातें कही गई, किस तरह की सोशल मीडिया बातें कही गई, अतार्किक तरीके से बात कही जा रही थी। भारत सरकार ने अपने स्टैंड में कहा कि नहीं हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, फ़िलिस्तीनियों का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग इस तरह की राजनीति करने के आदी हो गए हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ध्रुवीकरण की बात को आगे बढ़ाया जाए, उस राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बात करना मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत नहीं है। एक स्वस्थ राजनीति नहीं है। मुझे लगता है कि आप टोटलिटी में बात करके ज़्यादा समाज के सही वर्गों को आप प्रभावित कर सकते हैं। एकांगी बात करके या अलग-अलग बात करके आप एक स्वस्थ संदेश नहीं देते हैं। और मुझे और जो आपके विरोधी हैं या राजनीतिक रूप से आपका विरोध करते हैं, उनको आप एक मौका देते हैं कि इन्हीं आधारों पर वह एक अलग तरह का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करें। मुझे नहीं पता कि इस पहल से कांग्रेस को क्या फ़ायदा हो जाएगा। कांग्रेस ने जो मुद्दे खड़े किए हैं तेलंगाना में, खासतौर से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया और ये मुद्दे आज से नहीं उठाए, चुनाव के समय नहीं उठाया कांग्रेस ने। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस दौरान भी लगभग 18-20 दिन राहुल गांधी उस पूरे राज्य में थे। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया था और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ी प्रभावी तरीके से उठाया और ये कहा था कि ये बीआरएस की ये सरकार देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है। तमाम उन्होंने भ्रष्टाचारों के मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने उन मामलों का उल्लेख किया था कि बीआरएस की सरकार जब सत्ता में आई थी, तो उसने क्या-क्या वायदे किए थे, उन वायदों में कितना पूरा करने में विफल रही है। एक ऐसा एक राजनीतिक माहौल इस कांग्रेस ने तेलंगाना में बनाया बिहार सरकार के खिलाफ और आज ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस सत्ता के दावेदार है वहाँ। पिछले लोकसभा के चुनाव में जब 4 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो लगा था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से एक ताकतवर दल के रूप में वहाँ उभरेगी, लेकिन नहीं हो पाया। आज जो राजनीतिक सर्वेक्षण आ रहे हैं, जो लोग तेलंगाना को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ कांग्रेस सत्ता की दावेदार हुई है और उसने बड़ी चुनौती पेश किया है। अपने मुद्दों के आधार पर और कन्नड़ भाषी लोगों ने कर्नाटका के के विधानसभा चुनाव के दौरान जो तेलुगु भाषी इलाके थे, जो तेलंगाना से सटे हुए हैं और कांग्रेस को व्यापक स्तर पर लोगों ने समर्थन दिया। ऐसे में आपको एक टोटलिटी में एक समेकित राजनीति करने की बात करनी चाहिए और कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व रखती हैं और हर राज्य में अपना अस्तित्व रखती हैं, उनको एक सबको साथ लेकर के राजनीति करने की बात अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्ग के ऊपर उसका असर पड़ता है। इस तरह की कोशिशें मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा। बल्कि कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई से अपने विरोधियों को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी कि वह फिर से वो ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे और ये प्रचारित करने का कोशिश करे कि यह केवल अल्पसंख्यकों के समर्थक है। आप अल्पसंख्यकों के समर्थक भी हैं, आप बहुसंख्यकों के समर्थक हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए कि हम सबके समर्थक हैं और वह उस हर ज़रूरतमंद के साथ खड़े हैं, जिसको सरकार से सहायता की आवश्यकता है। और तेलंगाना में मुद्दों के आधार पर जो राजनीति हो रही है वह बहुत ही प्रभावी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस क्या कर रही है? वो मुद्दों की बात कर रही है। जनता के सवालों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी बात कर रही है और इसलिए राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। हर राज्य में उसको उस तरह का समर्थन मिल रहा है।
तो इस तरह की कोशिशों से हो सकता है कि आप एआईएम के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उसका भी मुझे मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि इसका रिएक्शन समाज में कराने के लिए जो अन्य दल हैं कांग्रेस के विरोध में, उनको मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से बचने की कोशिश की जानी चाहिए और समेकित राजनीति पे बल देना जाना चाहिए, जो कम से कम राष्ट्रीय दलों के से अपेक्षा की जाती है और जो इसी बिना पर कि राष्ट्रीय दलों का एक राष्ट्रीय सोच होती है, एक राष्ट्रीय तरीका होता है उनकी बात उनके योजना और कार्यक्रमों में, जिससे लोग आकर्षित भी होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की जो अल्पकालिक सोच है या जो उसको लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से उन्हें कुछ राजनीतिक फ़ायदा होता है, उससे बचना चाहिए। आज बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी आपके साथ एक नए विषय और एक नई टिप्पणी और व्याख्या के साथ। धन्यवाद।